नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। वंसिल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं नीरज शुक्ला, जो कि नीरज शुक्ला क्लासेस फैज हैदरी कॉम्प्लेक्स जहांगीराबाद भोपाल के डायरेक्टर हैं। साथ में मौजूद हैं अभिषेक यादव, जो कि नीरज शुक्ला क्लासेस में स्टूडेंट है। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी नीरज जी कि आप अपनी सबसे पहले क्लासेस के बारे में बताएं, कितने सालों से संचालित कर रहे हैं और किस किस स्ट्रीम की एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है। सर्वप्रथम तो मैडम आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नीरज शुक्ला क्लासेस हमने सन 2007 में स्टार्ट की थी। प्रारंभ में मात्र 2 स्टूडेंट से हमने ये क्लासेस स्टार्ट करी थी और आज लगभग 6000 से 7000 स्टूडेंट हमारी क्लासेस से पास आउट हो चुके हैं और मध्य प्रदेश के हर बड़े कॉलेज में आज हमारे यहाँ के स्टूडेंट अध्ययनरत हैं। मैथ्स स्ट्रीम में हमारे यहाँ लगभग 150 से 200 स्टूडेंट प्रतिवर्ष होते हैं और मेनली मैं खुद मैथ सब्जेक्ट देखता हूँ और फिजिक्स फैकल्टी हमारी आयुष सर, मोनिका शुक्ला मैडम और केमिस्ट्री में प्रहलाद सिंह राजपूत सर जी, बायोलॉजी में डॉक्टर एजाज सर और जुगल किशोर शर्मा सर, अकाउंट्स में श्री दिवाकर शर्मा सर जो कि हमारे सबसे सीनियर टीचर है और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 9, 10th, 11, 12th के साथ साथ आईआईटी, नीट और एनटीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और बेसिकली जब भी हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए आता है तो उसका एक बेसिक टेस्ट लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे उस ग्रुप में मर्ज किया जाता है। और हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस टेस्ट सीरीज़ पर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट कराए जा सके बच्चों से, जिससे कि उनके मन में कहीं ना कहीं जो बोर्ड एग्ज़ाम का डर रहता है उसे दूर किया जा सके। और इसके साथ साथ हम लोग सभी स्टूडेंट के लिए जी, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल कराते हैं। और शुरू से ही हमारे क्लासेस का उद्देश्य रहा है कि कम से कम फीस में हम बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराएं बच्चों बिल्कुल को। बहुत ही बेहतर आप काम कर रहे हैं। और अभिषेक, आपकी ओर भी अब मैं रुक करना चाहूंगी कि आप अपने बारे में बताएं, अपनी हॉबीज बताएं, किस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं। मैम, मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मेरी हॉबी है, ज़्यादातर मैं ड्राइंग करना पसंद करता हूँ। बिल्कुल, चलिए नीरज जी, आपकी ओर अब मैं रुख करना चाहूंगी। शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के भी कई सारे योगदान हैं। जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया कि आप भी अपने क्लासेस में ये कोशिश करते हैं कि हर वर्ग के क्षेत्र में आप शिक्षा पहुंचा सके, इसी तरह से हमारे भी लगातार प्रयास रहे हैं। बंसल समूह के कई सारे योगदान रहे हैं, इन योगदानों को आप किस तरह से देखते हैं? मैडम, बंसल समूह का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय योगदान है। बंसल समूह ने सन 2000 में शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा था और अब तक लगभग 22 वर्ष हो गए हैं। जहाँ तक जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, अमेजन हो, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट बंसल समूह द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि बंसल समूह क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और हमारी संस्था से भी बहुत सारे स्टूडेंट बंसल कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये पता चलता है बंसल समूह थियोरेटिकल नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज में विशेष फोकस करता है। और बंसल समूह द्वारा जो कि निम्न वर्ग से आते हैं, जिनके सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं होती, ऐसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है और फ्री बस सेवा देता है। बिल्कुल, यानी कि कई सारे योगदान हैं जिनको आप सराहते हैं, पसंद करते हैं। अभिषेक, आपकी ओर अब मैं रुक करना चाहूंगी। बंसल समूह की नीतियों की हम चर्चा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जानना चाहूंगी कि टेक्निकल एजुकेशन को आप कितना बेहतर मानते हैं बच्चों के लिए? टेक्निकल एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है, तो टेक्निकल एजुकेशन से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और टेक्निकल नॉलेज को इतना अच्छा नहीं मानते हैं, तो उनके लिए ये एक तरीके से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसे समझने के लिए।
बिल्कुल, यानी कि आप भी समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नीरज, आपकी ओर अब मैं रुक करना चाहूँगी, आपसे समझना चाहूँगी कि बंसल समूह जो है वो टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्र में उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है। बे- आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि किस तरह से आप ज़मीनी स्तर पर बच्चों को ढलते हैं उन सिचुएशंस में, और आप समझते हैं बेहतर तरीके से कि किस तरह से हम एजुकेशन को हर क्षेत्र में उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? बेसिकली मैडम, टेक्निकल एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है जो कि छोटी सिटी होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बच्चों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता। उनके लिए करियर ऑप्शन क्या क्या है ये चीज़ें उन्हें नहीं पता होती हैं। इसके लिए हम लोग उनको प्रॉपर गाइडेंस दे के और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की काउंसलिंग करके, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं धारणा ये बनी हुई है कि टेक्निकल एजुकेशन जो कि बहुत कॉस्टली है, उन लोगों तक हम बंसल समूह द्वारा किए जा रहे प्रयासों और स्कॉलरशिप प्रोग्राम, फ्री जी। बस सेवा, इस तरह की जो भी सुविधाएं बंसल समूह द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उन लोगों तक पहुंचाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और इसके माध्यम से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, और काफ़ी प्रयास इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं बंसल समूह की भी ओर से। और टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, नीरज जी, आपसे अब मैं ये समझना चाहूँगी कि आप जिस तरह से काम करते हैं ज़मीनी स्तर पर, समझ पा रहे होंगे किस तरह से एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्र में उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई ऐसे तबके भी हैं जहाँ पर एजुकेशन उपलब्ध कराना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? मैडम, कहीं ना कहीं यहाँ पर पेरेंट्स की काउंसलिंग कर कर और उन तक, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बता के और ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार कंडक्ट कर कर उन लोगों तक हम अपनी बातों को बता सकते हैं। क्योंकि उन लोगों के मानना अभी तक ज़्यादातर लोगों का यही है जो कि निम्न स्तर से आते हैं, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और जिस तरह बंसल समूह और शासन स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जी। जिसके कारण ये भ्रांति उनके मन में लगातार बनी हुई है। सबसे पहले तो हमें इसी भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यानी कि कम्युनिकेशन और सेमिनार्स आप एक बड़ा मेथड समझते हैं कि जिससे आगे जाकर हम इन क्षेत्रों में उपलब्ध बिल्कुल करा सकें एजुकेशन को। जी। अभिषेक, आपकी ओर अब मैं रुक करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि किस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच आप सामंजस्य रखते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्टूडेंट लाइफ में मेंटेन करना एक अच्छा बैलेंस स्टडीज़ और फिजिकलिटी और एजुकेशन के बीच भी। शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा जितनी ज़रूरी है उतना ही स्वास्थ्य ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आपका शिक्षा में भी मन नहीं लगेगा। मेरा मानना ये है कि विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कितना भी आप कोशिश कर लो, पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई का कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, रिवीजन कैसे होगा, इसके वजह से कहीं ना कहीं विद्यार्थी को स्ट्रेस हो ही जाता है। और स्ट्रेस से दूर होना है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप रोज़ाना सुबह उठें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपकी मेमोराइजिंग पावर, जिसे हिंदी में कहते हैं कि याद करने की क्षमता बढ़ेगी। याद करने की क्षमता जो बढ़ेगी उससे विद्यार्थियों को बहुत से फ़ायदे होंगे, वो अपने कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य पे ही ध्यान देंगे, शिक्षा पे नहीं देंगे तो शिक्षा रह जाएगी, और शिक्षा पे ध्यान देंगे तो मेरी शिक्षा किस काम की जब आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल। मेरा मानना यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि दोनों के बीच सामंजस्य रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। अभिषेक, आमतौर पर बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि आगे जाकर क्या करने वाले हैं, किस प्रोफेशन में कदम रखेंगे। आपने क्या डिसाइड किया अब तक? मैम, मैं इस साल 12th क्लास में हूँ। मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि मैं 12th क्लास को अच्छे परसेंटेज से पास करूँ, और फ्यूचर में मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक कामयाब इंजीनियर बन सकूँ इसी फील्ड से। बिल्कुल, यानी कि इंजीनियरिंग के फील्ड में आप अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी। नीरज जी, यूँ तो अभिषेक ने डिसाइड कर लिया है कि आगे इंजीनियरिंग की फील्ड वो चूज़ करेंगे, लेकिन कई सारे बच्चे जो नहीं डिसाइड कर पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर चॉइसेस को लेकर, उनका करियर काउंसलिंग आप किस तरह से करते हैं? बेसिकली मैडम, हमारे क्लासेस में 9th क्लास से बच्चों का एडमिशन होता है, और जो कि हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके साथ साथ बच्चे की मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर हम उन्हें सब्जेक्ट सजेस्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का मैथ्स और साइंस स्ट्रीम में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो उन्हें हम मैथ्स सब्जेक्ट सजेस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ आईआईटी के बारे में और एक्सपर्ट फैकल्टी को बुलाकर हम उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि मैनेजमेंट और करिकुलम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम कॉमर्स और
ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट सजेस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग एमपी के अंदर जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उनको बुलाकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। और हमारी कोशिश कहीं ना कहीं यही रहती है कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड से रिलेटेड सारी जानकारी उसको उपलब्ध कराई जाए। बिल्कुल, और इसी तरह से नीरज शुक्ला, हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि लगातार हम भी शिक्षा को उन क्षेत्रों में पहुंचा सकें जिन क्षेत्रों में इनका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सब बड़े बंसल समूह का ये उद्देश्य हर समय रहा है और इसी उद्देश्य के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इस उद्देश्य को आप किस तरह से देखते हैं? आगे इसकी बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सब पढ़ें सब बढ़ें, जैसा कि बंसल समूह का उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं शिक्षा के महत्व को बतलाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज भी एक वर्ग कहीं ना कहीं ऐसा है जो कि लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देता। इस तरह के पेरेंट्स की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। और लोगों की कहीं ना कहीं धारणा भी ये बनी हुई है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्निकल एजुकेशन जैसे आईआईटी, एमबीबीएस इसमें ज़्यादा अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, जो कि धारणा पूरी तरह से गलत है। कहीं ना कहीं हमें इस धारणा को तोड़ने की आवश्यकता है। और जैसा कि बंसल समूह द्वारा सब पढ़ें सब बढ़ें उद्देश्य रखा गया है, इसकी पूर्ति के लिए बंसल समूह द्वारा प्री से लेकर 8 तक के सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। और साथ ही साथ फ्री बस सेवा और स्कॉलरशिप जैसे बहुत सारे प्रोग्राम बंसल समूह द्वारा कराए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल, चलिए अभिषेक, आपसे भी बात करना चाहूँगी। अब ज़िक्र करना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी होता है सोशल एक्टिविटीज़ का होना एक स्टूडेंट लाइफ में। किस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में आप रुचि रखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अगर स्कूल की बात की जाए? जी मैम, मैं स्टेट लेवल तक गया हूँ संस्कृत के प्रोग्राम में, और मेरा मानना ये है कि सोशल एक्टिविटीज़ में आप जुड़े रहेंगे तो आपको पढ़ाई का स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं होगा। एक तरीके से देखा जाए तो आप अपनी पढ़ाई भी एक्साइट कर रहे हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में ऐड भी हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी आप भाग ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये है कि आप एक दिन आगे चल के किसी एक फील्ड में बड़ा कर सकते हैं। मैं जैसे खुद संस्कृत का प्रोग्राम करता था, 10th क्लास तक करते हुए आया हूँ, आज भी उसकी सराहना लोग अभी तक करते हैं। बिल्कुल, और नीरज जी, क्या आपकी क्लासेस में भी इसी कुछ तरह की सोशल एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं? बिल्कुल मैडम, हमारे यहाँ बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो रहता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे रहता है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट फैकल्टी को बुला के बच्चों का मार्गदर्शन समय समय पर करवाते रहते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। बिल्कुल, और नीरज, अब मैं सोशल मीडिया की ओर भी रुख करना चाहूँगी। सोशल मीडिया पर बच्चे काफ़ी सक्रिय हैं आजकल, और एक तरफ देखा जाए तो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो एक अच्छा माध्यम भी है नॉलेज प्राप्त करने का। आप किस तरह से देखते हैं इसे? मैडम, एवरी कॉइन हैज़ ए टू फेसेस, जैसा कि कहा जाता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हम अगर उसके डार्क साइड को ना देखते हुए ब्राइट साइड को देखें तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बच्चों को। आज बच्चे घर में बैठे बैठे हर तरह की क्लासेस जो कि यूट्यूब के द्वारा देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पेपर टाइम पे इससे दूर रहना चाहिए और इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, जो कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट भी करती है कहीं ना कहीं। कम से कम मोबाइल का यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, तो अभिषेक, आप देख रहे हैं जिस तरह से नीरज सर कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन एक बड़ा कह सकते हैं रोड़ा हो सकता है आपके सक्सेस की मार्ग में। आप किस तरह से देखते हैं सोशल मीडिया को? क्या आप एक्टिव रहते हैं? मैम, जब से कोरोना काल आया है ज़्यादातर चीज़ें टेक्निकली हो गई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं स्कूल के, कोचिंग्स के, और ना चाहते हुए भी कभी कभी हमें मोबाइल में ज़्यादा बिजी होना पड़ता है, क्योंकि कुछ नोट्स हमारे पीडीएफ्स हमारे ग्रुप्स में ही होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। वरना मोबाइल तो सभी के पास होता है, लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा कुछ भी करो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मेरा कहना तो यही है, और मैं अपना खुद का ही बताऊंगा, मैं ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एक्टिव नहीं हूँ। मैं सिर्फ व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हमारे कोचिंग स्कूल के ग्रुप्स उन पे बने हुए हैं, और ज़्यादातर मैं टेक्नोलॉजी को मैं अच्छे फील्ड में लेता हूँ। यूट्यूब से मैं क्लास अटेंड करता हूँ जो ऑनलाइन चलती हैं, हमारे सर की भी ऑनलाइन क्लास कभी कभी चलती हैं, ज़्यादातर सरों की। तो मेरा मानना यही है कि आप खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखेंगे तो आप इन सब चीज़ों पे भटक नहीं पाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, और उन चुनौतियों का भी मैं जिक्र करना चाहूँगी जो कोविड के दौरान आप लोगों ने फेस की हों, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स थे जो काफ़ी डिप्रेस हुए इस सिचुएशन की वजह से, काफ़ी स्ट्रेस में भी थे और पढ़ाई करना भी मुश्किल हो रहा था। मैं जानना चाहूँगी किस तरह का माहौल आपके घर में था और किस तरह से सिचुएशंस को आपने हैंडल किया?
मैम इस कोरोना की सिचुएशन में सभी बहुत डरे हुए थे। उसी तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं डरा था। मेरी और मेरी फैमिली भी बहुत डरी थी। मेरी फैमिली में तो एक मेरे रिलेटिव्स पॉजिटिव भी थे, लेकिन हमारे सर लोग भी थे। हम उनसे फ़ोन पे बात करते थे, जैसा कि हमारे नीला शुक्ला सर हैं। मैं इनसे पिछले 3-4 सालों से कनेक्ट हूँ। जब भी मुझे कुछ भी दिक्कत आती थी, मैं सर से फ़ोन लगा के डिस्कस करता था। और सर एक बड़े भाई की तरीका हमेशा मुझे समझाते थे। और कोरोना के समय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही प्रॉब्लम में था, पूरी दुनिया प्रॉब्लम में थी। एजुकेशन के फील्ड में भी कोरोना से अच्छा टाइम किसी को मिल ही नहीं सकता था पढ़ने के लिए। घर में आप फ्री बैठे हैं, आप एजुकेशन से हट के कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी सीख सकते थे। बिल्कुल, एक बड़ा पहलू, एक अलग पहलू आपने पेश किया है अभिषेक हमारे सामने। नीरज जी, आपकी ओर अब मैं रुक करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ कोविड टाइम्स में आई और क्या वो डिफ़िकल्टीज़ आज भी प्रभाव डाल रहे हैं क्लासेस पर? बिल्कुल मैडम, आज भी कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्टी असर कर रही है अपना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे उस समय, और लोगों की सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो बहुत कम हो गई थी। उस समय भी हमारी क्लासेस ने बच्चों के लिए फ्री क्लासेस उपलब्ध कराई थी, और जो बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल कनेक्टिविटी से दूर थे, उन तक भी किसी ना किसी तरह से हमने अपने नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करी थी, ताकि उन लोगों को डिमोटिवेट ना हो सके, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हमने बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करी थी। और उसके बाद लगातार जो बच्चे निम्न स्तर से आते थे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, उन बच्चों के लिए हमने फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड कराई थी। नीरज जी, बच्चों को उस तरह का माहौल नहीं मिल पाया जो उन्हें नॉर्मली मिलना चाहिए था एजुकेशन को लेकर, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मैडम। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर आप इस बात को मानते हैं तो आगे जाकर क्या इन बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को फेस करना, या फिर कह सकते हैं कि किस तरह से बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर सके आगे आने वाली चुनौतियों के लिए? मैडम, सबसे पहले तो बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि कंडीशन तो किसी एक बच्चे के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए एक समान ही थी। अब इस विपरीत परिस्थिति में कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, तो ये बच्चों को डिसाइड करना है कि हम उस स्थिति में बिखरते हैं या निखरते हैं। और बेसिकली मैंने देखा है कि जो बच्चे हमारी क्लासेस से पास आउट हो चुके हैं और पढ़ रहे थे, उन बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम या हीन भावना कहीं नहीं देखी गई है। वो समय समय पर हमसे कांटेक्ट में रहे, हमेशा मोटिवेट रहे, और उनको मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा कि वो किस तरह से अपनी पढ़ाई करें। और अभी भी जैसी स्थिति हमारे सामने आई है कि 31 जनवरी तक स्कूल बंद हो चुके हैं, तो उससे पहले ही हमारी क्लासेस में सभी बच्चों की कोर्स पूरे कंप्लीट करा दिए गए थे। इनफैक्ट अभी भी उनको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी गई है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो उनकी पढ़ाई निरंतर चलती ही रहे और उनकी पढ़ाई में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल, यानी कि आप अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड हैं कि आगे अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो उसको आप ठीक तरह से हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल मैडम। अभिषेक, आपकी ओर रुक करना चाहूंगी, और जितना आपको जाना है आप की बात से लगता है कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। जानना चाहूंगी कि उन गोल्स को आप हासिल करने के लिए किस तरह से रणनीति बनाते हैं, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट पर काम करते हैं, और क्या कुछ रहता है दिमाग में? मैम जैसे कि मुझे अपनी 11th-12th क्लास पीसीएम की स्ट्रीम से करनी थी, जिसके लिए मुझे 10th में अच्छे परसेंट लाने थे, जिससे मुझे 11th क्लास में पीसीएम जैसा अच्छा सब्जेक्ट मिल सके। मैम मेरा मानना ये है कि आप अपने छोटे छोटे गोल्स बना लीजिए। वो छोटे छोटे गोल्स जैसे जैसे आप पूरे करते जाएंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, तो आप आगे जाके जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने तो बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है। और मेरा मानना ये है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना टाइम नहीं बचा सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि टाइम बचाना है आपको तो आपको आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही टाइम है, अगर आप सोचे कि मैं 12th के बाद कॉलेज लाइफ में कुछ कर लूँगा या आगे चल के कुछ कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप यहीं 12th में ही नहीं पढ़ रहे, अपनी स्कूल लाइफ में अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तो आप क्या करेंगे। मेरा तो अभी शॉर्ट टर्म गोल यही है कि मैं 12th क्लास को अच्छे से पढूं, अच्छे से उसमें परसेंट लाऊं और आगे चल के एक इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा कॉलेज लूँ। बिल्कुल अभिषेक, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि शॉर्ट टर्म गोल्स को टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नीरज जी, आपकी ओर करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि किस एथिक्स और किस मोटिवेशन के साथ आप फिलहाल क्लासेस चला रहे हैं, और क्या एक्स्ट्रा दे पाते हैं स्कूल के अलावा बच्चों को अपनी क्लासेस में? हमारे यहाँ बच्चों को बेसिकली एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, और जिस सब्जेक्ट में बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड के एक्सपर्ट फैकल्टी को बुलाकर उनकी काउंसलिंग और मोटिवेशन उन्हें दिया जाता है, ताकि उन्हें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आ सके। और बेसिकली हमारी जो फैकल्टी मेंबर हैं सारे ही बहुत कोऑपरेटिव हैं,
और उसके साथ साथ वो लोग लास्ट टाइम पे 24/7 बच्चों के लिए उपलब्ध रहते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है या बच्चा किसी तरह की हीन भावना से ग्रसित है या कुछ भी उसका पेपर बिगड़ जाता है या मेंटली डिप्रेशन में है, तो वो लगातार किसी न किसी तरह बच्चों से कांटेक्ट में रहते हैं ताकि उन्हें मोटिवेट किया जा सके। और एग्ज़ाम टाइम पे पर्सनली 1-to-1 बच्चों को कॉल करके उनके पेपर की जानकारी और आगे की प्रोसीजर उनको बताया जाता है। बिल्कुल, चलिए अभिषेक, अंत में अपने जैसे स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये कोरोना काल है, खुद का और अपनी फैमिली का दोनों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक तरीके से देखा जाए तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है घर पे बैठ के पढ़ने की, क्योंकि इस समय स्कूल बंद हो गए हैं। जैसा कि मैं अपना बताऊं, मैं इस साल 12th क्लास में हूं, तो सभी मैं 12th के स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं बचाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोर्स का रिवीजन कीजिए, खुद का ध्यान रखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बिल्कुल, नीरज जी, अंत में स्टूडेंट्स के लिए कोई संदेश? अंत में मैं सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि समय कम बचा हुआ है, आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेज करें और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं और सबसे ज़्यादा अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें और शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें। और अंत में बस यही कहूँगा, विकल्प बहुत हैं मार्ग भटकाने के, संकल्प एक ही बहुत है लक्ष्य को पाने के लिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही नीरज जी, और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से ही बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पंसल न्यूज़ के साथ।